तो ये हो गया भाई साहब आपका हार्ट कार्डियक साइकिल, ठीक है, और इवन हार्ट रेट का कंट्रोल या रेगुलेशन। यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं आपके ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर के बारे में क्या होता है? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हाँ जी, ब्लड प्रेशर। जब ब्लड, आपने घर की मोटर होती है हमारी नल वगैरह की, है ना, तो जब वो मोटर में से पानी आता है, ठीक, मोटर चालू करते हैं और पाइप में से पानी आता है, तो आपने वो किया होगा हरकत, वो पाइप को ऐसे दबाने का, है ना, पाइप को दबाते तो उसमें से वो प्रेशर फील होता है ना, जितने जोर से पानी आएगा पाइप उतना मुश्किल होगा दबाने के लिए, मालूम है? हाँ, इसका मतलब जब वो पानी पाइप में से फ्लो हो रहा है, पाइप पे क्या आ रहा है? प्रेशर, है ना। तो इसी तरह जब ब्लड ब्लड वेसल में से फ्लो होता है तब भी आता है क्या? प्रेशर। तो बस हो गया ना बात। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स या ऑन ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। बट देयर इज अ बिग आलिया भट्ट, ठीक है, सुनिए बात को। क्या है कि देखिए, बात समझिए, सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान में रखिए। होता क्या है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ध्यान से समझिएगा बात। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप बोलते हैं ना ब्लड जाता है, ठीक है, कौन सा वाला ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रहा है? आपकी आर्टरीज। जबकि मैं आर्टरीज और ये जो वेन्स होती है इनका एक दूसरा डेफिनेशन भी आपको बता चुका हूँ, है ना। बट फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि एक्चुअल में ब्लड जा किससे रहा, वो छोड़ो, आर्टरीज वो छोड़ो, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड छोड़ दो, ब्लड लेके कौन जा रहा? ब्लड लेके कौन जा रहा? आर्टरीज, है ना। हमने बोला था ना, द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द इज कॉल्ड एज। इसका मतलब आर्टरी में ब्लड आता है डायरेक्टली फ्रॉम द, आर्टरी में ब्लड आता है डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। तो देखो, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायरेक्ट ब्लड किस में आएगा? आर्टरीज में। ये आर्टरीज बेटा फिर छोटी 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 ब्रांच 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 करते हुए जाएगी और बाद में ये कन्वर्ट होगी किसके अंदर में? कैपिलरी के अंदर में, है ना। कैपिलरी में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, मतलब ब्लड से कुछ चीजें निकल के आएगी टिश्यू में, टिश्यू से कुछ चीजें निकल के आएगी कहाँ पे? ब्लड में। तो इसका ये मतलब नहीं है क्या कि जब ब्लड निकला था तो बड़ी स्पीड से निकला था? इसका मतलब आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बट जैसे जैसे वो कैपिलरीज तक आता है तो वो, है ना, इवन कैपिलरीज में आने के बाद में वो स्लो हो जाता है ताकि उसमें से चीजें अंदर और बाहर आया जा सके, समझे। और फिर उसके बाद में जब यहां से ब्लड जाएगा तो फिर अब वो किसके थ्रू जाएगा? वेन्स के थ्रू जाएगा, है ना। और वेन्स में डायरेक्ट प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वेन्स में जो ब्लड जाता है ना वो बहुत रुक रुक के जाता है, ठीक है ना। वेन्स में ब्लड कैसा होता है? स्टॉप होके लेवल 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 बाय लेवल जाता है, ठीक है, हाँ या ना। अब एक एग्जांपल बताता हूं मैं तुमको। लिफ्ट में बैठे हो, लिफ्ट में बैठो, हाँ, बैठते नहीं रहते उसमें, खड़े रहते हैं, ठीक है। तो आप जब लिफ्ट में जाओगे, बराबर है, फर्स्ट फ्लोर पे गई, रुक गई, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से वो जाती है टॉप फ्लोर पे, ठीक है। बट ये ऐसी जबरदस्त लिफ्ट है जो आते टाइम पे कोई स्टॉप, बट जाते टाइम पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप बताइए कि स्पीड कब ज्यादा रहेगी, प्रेशर कब ज्यादा रहेगा, आते टाइम पे या जाते टाइम? तो ब्लड जब आता है हार्ट से बहुत स्पीड से आता है, ठीक है, बट जाते समय रुक रुक के धीरे धीरे स्टेप्स में जाता है। क्लियर है क्या बात? कैसा? रुक रुक के धीरे धीरे स्टेप्स में जाता है, कैसे वो आपको बाद में बताऊंगा, बट इतना याद रखिए, ठीक है। तो हर वो ब्लड वेसल जिसमें डायरेक्ट हार्ट से ब्लड आ रहा है उसमें ब्लड का प्रेशर कैसा रहेगा? ज्यादा। और ऐसे ही वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? समझे क्या मेरी बात? इसका मतलब आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, क्यों? बिकॉज आर्टरीज रिसीव ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट, ये बात याद रखिए। arteries receive blood directly from the heart, therefore the pressure of blood in arteries is more as compared to veins,
ठीक है, अब इसके घटिया एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ठीक है, तुम्हारे घर में मान लीजिए कि एक बोरवेल है या कुआं है, उसमें मोटर लगी हुई है, आपने मोटर स्टार्ट की और पानी जो है वो कुएं से बड़ी फोर्स से गया आपके ऊपर के टाके में। ठीक है, अब अगर अभी वो पाइप का हाथ लगाओगे तो आपको उसमें पानी का प्रेशर फील होगा, बहुत स्पीड से पानी जा रहा है। ठीक है, और अब वो पानी गया आपके टैंक के ऊपर में जाके जमा हो गया, वहां जमा हो गया, मतलब अभी वहां प्रेशर उतना नहीं है। ठीक है, अब नीचे का एक आधा नल खोलिए। ठीक है, तो बताइए प्रेशर किस में ज्यादा रहेगा, ऊपर से नीचे आने वाले नल में या नीचे से ऊपर वो जो मोटर से पानी जा रहा था उसमें? मोटर से जो पानी जा रहा था उसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ मोटर पंप कर रही थी पानी को फोर्सफुली। ठीक है, और ऊपर से जो पानी आ रहा था वो नल के थ्रू आ रहा था, उस पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। समझ रहे हो? तो यहाँ क्या हो रहा है, मोटर पंप कर रही है। इसी तरह हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड सीधा कहां जाता है? इसका मतलब प्रेशर ऑफ ब्लड किस पे ज्यादा रहेगा? समझे? फिर वो धीरे 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 करके क्या होगा, स्लो होगा। कैपिलरीज में आने के बाद में स्लो हो जाएगा, वेन में जाने के बाद में और भी स्लो हो जाएगा। तो बिकॉज द वेन डू नॉट रिसीव ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम, समझ में आ रही बात? देयरफॉर द प्रेशर इन द वेन्स इज लेस एज कंपेयर टू, समझे? तो जब भी ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है वो आर्टरी में किया जाता है, वेन में नहीं किया जाता। और इसीलिए ब्लड प्रेशर की सही डेफिनेशन क्या है फिर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड एज, समझे बात? हाँ या ना? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? पक्का? ठीक, सलाइन ली है कभी? गजब के बीमार लोग हो यार। ठीक, सलाइन जो होती है वो आर्टरीज में नहीं देते, वेन्स में देते हैं। क्यों? सेम रीजन, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर से आता है ना? तो पता चला कि सलाइन की कंटेंट तो ब्लड में नहीं गई, ब्लड पूरा का पूरा सलाइन में भर गया, है ना? हाँ, इसीलिए इंजेक्शंस तो खैर इंट्रावेनस बोलते हैं उसको, इंट्रामस्कुलर अलग होते हैं। ठीक, तो आपने देखा ना, इंजेक्ट करते हैं बहुत सारी चीजें, वो वेन में डाली जाती है, वो आर्टरी में नहीं डाली जाती। यहां तक क्लियर है क्या आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, बताइए? तो आपको ब्लड प्रेशर समझ में आ गया? ठीक है, अरे समझा क्या? ठीक है, सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ इज कॉल्ड एज। अब ये प्रेशर दो टाइप का होता है। ये प्रेशर कितने टाइप का है? दो टाइप का। एक जब वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ था, यानी जब वेंट्रिकल से ब्लड निकला था तब का प्रेशर, और दूसरा जब वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा है तब का प्रेशर। समझ रहे हो? दो टाइप का प्रेशर। ठीक है, एक जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब का, और एक जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है तब का। क्लियर है बात? तो फिर क्या रहेगा? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग ventricular systole, during ventricular systole is called as systolic blood pressure। कितना? समझे? और इसकी वैल्यू होती है 120 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब ये mm ऑफ Hg कहां से आया? तो ये भी बड़ी कमाल की चीज है। ठीक, मैंने आपको बोला था आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, है ना? डॉक्टर आपको वो लेटाने के बाद में ये कैसा वो मेटल का डब्बा होता है ना? वो डब्बा खुलता है ऐसा बढ़िया। ठीक, ये डब्बे के अंदर में एक ऐसी स्केल होती है, बराबर है, और वो स्केल के अंदर में होता है क्या? मर्क्यूरी, चमकता हुआ एक वो दिखता है ना, वो होता है क्या? मर्क्यूरी। फिर यहां से निकलता है एक पाइप, ठीक है, वो यहाँ पे लाके वो लपेट देता है बढ़िया। ठीक है, और फिर दूसरी तरफ में कनेक्टेड होता है, ये यहीं से एक पाइप निकलता है, कनेक्टेड होता है फुसफुस, है ना? वो डॉक्टर फुसफुस को दबाता जाता है, इधर में प्रेशर बढ़ते जाता है, ये ब्लॉक हो जाता है ना? यहाँ हवा बढ़ती है, यहाँ हवा बढ़ती है, तो ये हो जाता है क्या? ब्लॉक। ठीक है, जब ये ब्लॉक हो जाता है तो फिर आप देखिए वो जैसे जैसे फुसफुस करेगा ये मर्क्यूरी ऊपर 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 जाता जाता है ना? तो वो ऐसे फुसफुस फुसफुस करते 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 मर्क्यूरी को एकदम ऊपर तक पहुंचा देता है, तुमको नहीं, मर्क्यूरी को ऊपर तक पहुंचा देता है। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? हाँ, अभी अभी सारी चीजें तैयार हो गई, ऐसा है वो।
ठीक। और ये मर्क्यूरी पे स्केल होती है 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे, ठीक है ना, ये होती है अभी 200 के ऊपर तक के वो जाती है, ठीक है, समझे के बाद। हाँ, अब वो क्या करेंगे, अब वो एक स्टेथो लेते हैं, ठीक है, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप कान में डालने के बाद में उस स्टेथो को यहाँ लगाया जाता है आपकी ये वाली आर्टरी के पास में, ठीक है। हाँ, वेन नहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर कहाँ से गिनेंगे, देखिए प्रेशर किसका है, तो वेन से कैसे गिनेंगे ताई, है ना। हाँ, समझ में आ रही बात। अब सवाल ये है कि सर यहाँ तो वेन रहती है ना, यहाँ वेन भी है और आर्टरी भी है। आपकी बॉडी में 7-8 ऐसे स्पॉट्स है जहां आर्टरीज थोड़ी सी ऊपर है, अदरवाइज आर्टरीज जो होती है ना वो बॉडी में अंदर की लेयर्स में होती है, ठीक है। बट कुछ ऐसी पोजीशंस है जहां पे आप आर्टरी के प्रेशर को फील कर सकते हो, ठीक। एक तो ये बराबर है, समझे, ये यहाँ पे इसको कैरोटाइड बोलते हैं, ठीक। ऊपर भी यहाँ यहाँ या यहाँ कहीं पे तो भी आती है, उसको फेशियल आर्टरी बोलते हैं, इधर में आती है, ये इधर में भी आती है यहाँ पे, ठीक है। दिमाग पे बहुत प्रेशर है भाई साहब, ठीक है। इधर ये कैरोटाइड आर्टरी होती है, ठीक है। इधर में आ जाइए तो उसको वो ब्रैकियल आर्टरी बोलते हैं, फिर इधर में आ जाइए तो वो रेडियल आर्टरी हो जाती है, ठीक। फिर यहाँ यहाँ रहती है तो उसको फीमोरल आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे और आती है और सबसे नीचे में टिबियल आर्टरी होती है। तो ऐसे 4-5 नहीं 7-8 पोजिशंस है, ठीक है, रफली बता रहा हूँ आपको। वहां पर अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको आर्टरी फील होती है, वहीं से हम यूजुअली पल्स और बीपी चेक करते हैं, ठीक है। तो बीपी तो मोस्ट कॉमनली यहीं से चेक किया जाता है, क्लियर है बात, हाँ या ना, ठीक है। तो फिर वो फुसफुस लगा दिया, इसको बंद कर दिया, इसको पूरा पहुंचा दिया ऊपर तक के, और यहाँ लगाया अब क्या, स्टेथोस्कोप, ठीक है। और अब वो धीरे धीरे फुसफुस की हवा रिलीज करते हैं, समझे बात। जैसे जैसे हवा रिलीज होती है, और देखो जोर से आ जाएंगी, रुको जरा, हाँ ठीक है, हाँ इधर देखिए, वो जैसी हवा रिलीज करते हैं ये मर्क्यूरी धीरे 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 करके क्या होता है, नीचे आता है, ठीक है। अब हवा रिलीज हो रही है मतलब यहाँ का प्रेशर रिलीज हो रहा है, तो जब वो प्रेशर पड़ा था ना तो आपकी आर्टरी थी जो वो बंद होगी प्रेशर की वजह से। अब जैसे जैसे प्रेशर रिलीज होता है आर्टरी खुलती है, आर्टरी खुलती है तो ब्लड आता है, ठीक है, ब्लड आता है तो साउंड आती है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे उनको साउंड आया वो हो गया आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। फिर साउंड आता रहता है आता रहता है आता रहता है आता रहता है, और एक पॉइंट पे जाके बंद हो जाता है, जहां बंद हो गया वो डायस्टोलिक प्रेशर, समझे के बाद, हाँ या ना। वो इस तरह से क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं, समझे। और आजकल तो वो मशीन्स आ गई है, ठीक है। अब वो फुसफुस का भी इस्तेमाल नहीं रहता, वो फुसफुस का काम मशीन कर लेती है पूरी, समझे के बाद, ठीक है। तो ये मेथड है, और ये जो एपरेटस होता है बीपी का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, बीपी चेक करने के एपरेटस को बोलते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर क्या बोलते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर, क्लियर है, अरे हाँ या ना, ठीक है। बट खैर तुमको उतना उसमें जाना नहीं है, क्या करते हैं कैसा करते हैं, ठीक है। तुमको ये याद रखना है कि भैया ब्लड प्रेशर कितनी टाइप का है, 2 टाइप का है, एक और एक डायस्टोलिक, ठीक है। तो वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन के समय जो आए वो सिस्टोलिक, और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के समय का प्रेशर क्या, डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 120 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 80 mm ऑफ Hg, बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो 120 हो गया क्या सिस्टोलिक, और 80 हो गया क्या डायस्टोलिक, इतना क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन। इसीलिए ओवरऑल ब्लड प्रेशर को लिखते हैं सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक, क्या, सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक, ऊपर का जो फिगर रहेगा वो सिस्टोलिक रहेगा और नीचे का क्या रहेगा, डायस्टोलिक रहेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा जब भी बीपी लिखा जाता है वो लिखा जाता है 120/80, यानी सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80, समझे, हाँ या ना, इसमें कोई कंफ्यूजन, पक्का। अब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए भाई साहब तो उसको बोला जाता है क्या, हाइपर टेंशन, और कम हो जाए तो हाइपोटेंशन, बराबर है ना। अगर बढ़ जाए तो, और अगर कम हो जाए तो हाइपोटेंशन, ठीक है। पहले ये देखते हैं कि हाइपर कौन सी कंडीशन में बोलते हैं और हाइपो कौन सी कंडीशंस में बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, अगर अगर
ध्यान से समझिएगा बात मेरी। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mm ऑफ Hg के ऊपर जाता है, ठीक है, या डायस्टोलिक प्रेशर 90 के ऊपर आता है, या दोनों चीजें, या तो सिस्टोलिक 140 प्लस हो या डायस्टोलिक 90 प्लस हो, या दोनों भी 140 90 हो जाए, यानी दोनों बढ़ जाए, तो इसको बोलेंगे क्या? हाइपरटेंशन। समझ रहे हो? और लेकिन एक वर्ड लिखा हुआ है, सस्टेन्ड होना चाहिए। सस्टेन्ड मतलब लंबे समय तक के, कि सुबह ले रहे तो भी उठता, शाम को ले रहे तो भी उठता, दोपहर को ले रहे तो भी उठता, ठीक है। वरना अलग अलग समय पे ब्लड प्रेशर में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी बढ़ा था फिर बाद में नॉर्मल हो गया 10-15 मिनट बाद में, तो वैसा नहीं, ठीक। सस्टेन मतलब जो कंटिन्यूअसली उतना बना हुआ है, मतलब हाइपरटेंशन है, मतलब कोई तो भी गड़बड़ है। समझ में आ रही बात? हाँ या ना? ठीक है। तो हाइपरटेंशन कब रहेगा? 140 प्लस। कौन सा? सिस्टोलिक। या फिर डायस्टोलिक कितना जाए? 90 प्लस, ठीक है। इसमें सिस्टोलिक यूजुअली कम ज्यादा होता रहता है, बट अगर डायस्टोलिक 90 प्लस जाता है मतलब वो कंफर्म हाइपरटेंशन है। क्यों ऐसा? क्योंकि डायस्टोलिक प्रेशर कब का था? जब आपका हार्ट रिलैक्स हो रहा था। रिलैक्स होते समय भी प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब हाइपरटेंशन है। समझे? है ना? वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय भी प्रेशर ज्यादा है, होना चाहिए था 80 mm ऑफ Hg, बट कितना है? 90 mm ऑफ Hg, और उसके ऊपर अगर जा रहा है तो फिर वो हाइपरटेंशन है। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या रे भाई? पक्का? फिर हाइपो क्या रहेगा? हाइपो की वैल्यू, अगर आपका सिस्टोलिक 100 के नीचे आता है, 100-110 के नीचे आता है, ठीक है, या फिर डायस्टोलिक 60 के नीचे जाता है, दोनों या दोनों में से कोई भी एक, दोनों या दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, ठीक है, दोनों या दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को क्या माना जाएगा? हाइपोटेंशन, ठीक है। इसमें भी ज्यादा डायस्टोलिक पे ध्यान, है ना? हाँ या ना? इतना क्लियर हो गया के बाद? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ब्लड प्रेशर समझा, सिस्टोलिक समझा, डायस्टोलिक समझा, नॉर्मल रेंज मालूम है, हाइपरटेंशन समझा, हाइपोटेंशन क्लियर है। हाँ, ये याद रखिए कि 14 मई जो होता है, 14 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया को हाइपरटेंशन होता होगा 14 तारीख को, है ना। वो अवेयरनेस के लिए है कि उसको वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे बोल के मनाया जाता है। क्लियर है? और मनाया जाता है इसका ये मतलब नहीं है कि केक काटेंगे करके उसमें, है ना, हैप्पी बर्थडे हाइपरटेंशन डे, ऐसा होता नहीं है, ठीक। वो लोगों में अवेयरनेस किया जाता है कि भैया देखो ऐसी हरकतें मत करो वरना टेंशन बढ़ेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? हाँ, अब एक कमाल की चीज सुनो। वैसे कमाल कौन है? नहीं, मैं नहीं हूं। हाँ, मैं कामिल हूं। आगे देखते हैं। हाँ, 220 के ऊपर अगर आपका सिस्टोलिक चला जाए या 120 के ऊपर डायस्टोलिक चला जाए, मतलब कुछ तो भी बड़ी गड़बड़ है ना। और इतना इतना प्रेशर जो है ये ब्लड वेसल्स बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अगर इतना बढ़ेगा ब्लड प्रेशर तो इंटरनली आपकी ब्लड वेसल्स जो होगी, आर्टरीज जो होगी, वो फट जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है। और अगर आर्टरीज फट जाएगी तो ब्लड लीक होगा, ब्लड लीक होगा तो ब्लड क्लॉट होगा, ब्लड क्लॉट होगा तो ब्लड क्लॉट होगा, है ना। उस केस को बोलते हैं क्या? हेमरेज, है ना। एक्चुअली वो हीमोरेज, उसको ऐसे लिखते हैं HAEMORRHA, तो वो कुछ तो भी आता है आगे, मेरे को याद नहीं आ रहा, हेमरेज ये जैसा है, ठीक। तो तुमने ब्रेन हेमरेज के बारे में सुना होगा, है ना। हाँ, तो ब्लड ब्लड प्रेशर बढ़ने से सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ता है वो आपके ब्रेन की ब्लड वेसल्स पे पड़ता है, ब्रेन की आर्टरीज पे पड़ता है। समझे बात? बहुत टेंशन ले लिए थे, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, तो ब्लड ब्रेन हेमरेज हो गया, और अंकल नहीं, अब की बार अंकल सही में निकल लिए। समझे के बाद? यहां तक कोई कॉन्फ्यूजन है क्या भाई?
पक्का? हाँ या ना? चलिए फिर बात कर लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्लड इज द प्रेशर इज द, कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हाइपर या हाइपोटेंशन हो सकता है? ठीक, यूजुअली ब्लड प्रेशर जो होता है वो चेंज होता है एज पर डिफरेंट पैरामीटर्स। इवन आपके आपके पोस्चर के हिसाब से, आप लेटे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, ठीक है, हवा में है, कुछ जो भी आप कर रहे हैं उस हिसाब से, इवन जेंडर के हिसाब से भी थोड़ा बहुत वेरी करता है, आप खाते क्या है उसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत क्या करता है, वेरी करता है। बट ये तो नॉर्मल फैक्टर्स है, ठीक है, इसमें ये कोई बीमारी नहीं है। अगर कोई लड़का है तो कोई बीमारी नहीं है, अगर कोई लड़की है तो कोई बीमारी नहीं है, कोई बैठा है तो कोई बीमारी नहीं है, कोई खड़ा है तो कोई बीमारी नहीं है ना? कोई खाता है तो बीमारी नहीं है, कोई पीता है तो बीमारी नहीं है। ये जनरल चीजें हैं जिसकी वजह से थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, ठीक है। बीमारी वाले चेंजेस कौन से हैं वो जानने के लिए बने रहिए आगे तक, ठीक है। पहला चेंज जो है भाई साहब वो है आपकी उम्र, ये चेंज है ना? क्या? एज, ठीक। एज के साथ साथ होता ही है, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखो, जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो ब्लड वेसल उसको मेंटेन करने के लिए क्या होती है, आर्टरीज डायलेट होती है, और जब कम हो जाएगा तो क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट होती है। तो डिपेंडिंग कि आपका ब्लड का वॉल्यूम कितना है, उसके हिसाब से आपकी आर्टरीज जो होती है, आपकी ब्लड वेसल्स जो होती है, वो डायलेट या कंस्ट्रिक्ट हो सकती है, उसका डायमीटर बढ़ या घट सकता है। इसका मतलब यह है कि ब्लड वेसल्स इलास्टिक नेचर की होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है ना? आर्टरीज में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है और होनी भी चाहिए क्योंकि उसमें डायरेक्ट ब्लड आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? हम आगे आर्टरीज और वेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको ये बात समझाऊंगा मैं, मेरी इतनी बात आप समझे क्या? बट होता ये है कि समय के साथ में आपके ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है, वो क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके ब्लड वेसल की, ब्लड की वॉल्यूम को एडजस्ट करने की कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इस कंडीशन को बोला जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और अक्सर यही रीजन है कि उम्र बढ़ने पर ब्लड प्रेशर की बीमारी कॉमन हो जाती है, समझे? हाइपरटेंशन अगर एज के साथ में होने लगे तो फिर उसका ये एक रीजन हो सकता है कि एज के साथ साथ ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है ना? तो वो ब्लड के प्रेशर को एडजस्ट नहीं कर पाती, इस वजह से प्रेशर बढ़ता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एक और स्क्लेरोसिस आएगा, ठीक है, इसीलिए ये चीज जरा ढंग से याद रखिएगा, ठीक। दूसरा है ये डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस प्लैक्स, कोलेस्टेरॉल, fibrous tissues, lipids, calcium carbonate in the blood vessel, resulting in decreased lumen diameter. Size of blood vessels is called as atherosclerosis, ठीक है। और इसमें मोस्ट कॉमन है डिपोजिशन ऑफ फैट। समझे क्या? क्लियर है क्या? डिपोजिशन ऑफ फैट। अगर आपके आर्टरीज में, खासतौर पे आर्टरीज के अंदर में अगर फैट डिपॉजिट होने लगे अंदर अंदर से, तो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जहां जहां डायमीटर छोटा होता जाएगा वहां पे ब्लड का फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। या ये बोला जाए कि ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। समझ रहे बात? हाँ या ना? तो अंदर से डायमीटर कम होगा तो प्रेशर वहां पे क्या होगा, बढ़ेगा। प्लस प्रेशर बढ़ेगा, बाकी का ब्लड यहीं रुक जाएगा और आगे जाने वाले ब्लड की क्वांटिटी कम हो जाएगी, है ना? अरे भाई साहब, ये आपकी पहले नॉर्मल ब्लड वेसल, ठीक है, यहां जाने के बाद में क्या हुआ, इधर में यहां से आपके ब्लड वेसल में फैट का डिपोजिशन हो गया, ठीक है। तो यहां से ब्लड आ रहा है पूरा इतना इतना भर के, यहां जाने के बाद में ब्लड नैरो हो जाएगा क्योंकि यहां आके टकराएगा, फिर वो टकराएगा तो एक तो ये पॉइंट पे प्रेशर बढ़ेगा, दूसरा अब यहां से जब आगे ब्लड जाएगा वो इतना जा पाएगा क्या, समझे? तो जहां एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, एक तो वहां पे जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगा, पहली बात, ठीक है, और दूसरा जहां से वो डिपोजिशन चालू हो रहा है वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, ये दूसरी बात। समझे क्या? और इस कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ये तीसरी बात।
क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है। अब चौथी बात ये है कि अगर यही वांदा, ये डिपोजिशन ऑफ फैट का, आपकी कोरोनरी आर्टरी में हो जाए, यार कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। इसका मतलब अगर आपकी कोरोनरी आर्टरीज में डिपोजिशन ऑफ फैट हो जाए तो पहले तो इसको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्लियर है? किस टाइप का है? एथेरोस्क्लेरोसिस है, डिपोजिशन ऑफ फैट है, लेकिन कहां? कोरोनरी आर्टरी में। और इसकी वजह से क्या होगा? आपके हार्ट को जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना चाहिए उतना, समझे, खुद हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम मिल रहा है। अब ऑक्सीजनेटेड कम जा रहा मतलब उसमें ग्लूकोज भी कम है, उसमें ऑक्सीजन भी, और हार्ट मसल से बना है, मसल को काम करने के लिए लगता है एटीपी। अगर ब्लड का सप्लाई ही कम हो जाएगा तो एटीपी का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने में दिक्कत होगी। समझ रहे हो? और उसकी वजह से सीवियर चेस्ट पेन होता है, उसको बोला जाता है अंजाइना पेक्टोरिस। क्या बोलते हैं? ठीक है। रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ हार्ट, एक तो हार्ट की एक्टिविटी कम होना और उसके साथ साथ एक सीवियर टाइप का चेस्ट पेन होना जिसको आप हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है। एक्चुअली हार्ट अटैक इसके बाद की चीज है, मैंने आपको उस दिन भी बोला था, है ना, कि एक्चुअल में अटैक मोस्ट ऑफ द केसेस में, अब ऐसा नहीं रहता एक आधे को आ जाएगा तो तुम मेरे को पकड़ लेंगे, बोलेंगे सर आपने बोले थे बॉडी ने सिग्नल दी थी, अंकल ने सिग्नल दिए नहीं और सीधे निकल लिए। ठीक, तो ऐसा नहीं रहता। ठीक, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी हमको सिग्नल देती है दैट देयर इज समथिंग एबनॉर्मल गोइंग ऑन। ठीक है। जैसे बहुत सारे ये जो एजेड लोग होते हैं या जो जो हेल्दी होते हैं जिनका वेट ज्यादा है, ठीक, तो एक बात समझिए कि वजन बढ़ते समय कैसा होता है कि पहले जो वजन बढ़ता है, डिपोजिशन ऑफ फैट जो होता है, ठीक है, वो ये गाल देख रहे हो यहाँ पे होता है फैट डिपोजिशन, यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये चेस्ट वाला रीजन, ठीक है, उसके बाद में ये बट वाला जो रीजन है यहाँ पे, इधर में लिम्स में। ठीक, तो पहले जो है ना फैट का डिपोजिशन बाहर बाहर की तरफ होता है। ठीक है। फिर जब बाहर का अतिक्रमण पूरा हो जाता है तो फिर वो फैट जो है वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पे जमा होना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो बात? अब इंटरनल ऑर्गन्स पे होगा तो ब्लड वेसल्स में भी होगा। ठीक, तो कई बार ये फैट जमा होने की वजह से, बहुत ज्यादा हेल्दी हेल्दी नहीं बोलते उनको, ओबेस बोलते हैं, बहुत ज्यादा मोटापे की वजह से, ठीक है, समझ रहे हो, या ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से क्या होता है, आप ये देखिएगा कि जैसे ही ये लोग थोड़ी देर चलना चालू करेंगे थक जाएंगे। ठीक है, थक जाएंगे, पसीना आने लगेगा। ठीक है, और अगर ऐसा चलने पे चेस्ट पेन होने लगे, कि थोड़ी सीढ़ियां चढ़ी और चेस्ट पेन हुआ, ठीक है, थोड़ा भाग लिया, थोड़ा पैदल चल लिया और चेस्ट पेन हुआ, इसका मतलब यह है कि जब जब आपका हार्ट ज्यादा काम करने की कोशिश करता है तो उसको उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इस वजह से मसल थक जाती, पेन होने लगता है। समझ रहे हो बात? ऐसा है, इसका मतलब यह है कि ब्लड को रिक्वायर्ड अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो चांसेस है कि आपकी ब्लड वेसल में डिपोजिशन ऑफ फैट हुआ होगा कोरोनरी आर्टरीज में। समझे? ठीक है। अगर इसको इग्नोर किया गया तो फिर ये क्या होगा, ये तो सिग्नल था ना, इसको इग्नोर कर दिया, हाँ चलो ठीक है ये तो होते रहता है, समझे, फिर वो किसी दिन ऐसा जबरदस्त होगा, है ना, फिर आगे कुछ और करने का समय नहीं मिलेगा। समझे बात? ठीक है। तो वो रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि वो चेस्ट पेन होने का रीजन ये होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है। क्लियर है बात? ठीक है। बट ये बेसिक चीजें हैं, मैंने बोला कि ज्ञान प्राप्ति अच्छी बात है बट ज्ञान फैलना हानिकारक है ना। तो अब मालूम पड़ा कि कल कोई तो भी ऐसी तुमको दिख गया, बोले नहीं अंकल तुमको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ना, ऐसा करना नहीं। हाँ, आप अगर आपके बहुत करीब के हैं आप बोल सकते हो कि देखो ऐसा ऐसा हो सकता है, हमने ऐसा पढ़ा था, ठीक है,
पढ़ा था बोलने का, मैंने बताया था नहीं बोलने का, ठीक है, हमने ऐसा पढ़ा था भाई, ठीक, तो फिर आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। बट इसका यह मतलब नहीं है कि आप रास्ते पे निकल जाओ शाम के टाइम पे, हर कोई जो भी दिखा आपको मोटा बूढ़ा उसको पकड़ के बोल दिया कि हार्ट टेस्ट कराया क्या, समझे ना, कोई ऐसा नहीं करते। यहाँ तक क्लियर है क्या? ये एथेरोस्क्लेरोसिस समझा करे भाई, ठीक। तो इसी पॉइंट में मैंने आपको बहाने बहाने से वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो भी चिपका दिया है, ठीक। तो वही कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से होता है क्या, एंजाइना पेक्टोरिस, और एंजाइना पेक्टोरिस का फिर जो नेक्स्ट स्टेज है, एक्चुअली एंजाइना पेक्टोरिस जो रहेगा यही रहेगा हार्ट फेलियर। दो चीजें होती है, देखिए, एक होता है कार्डियक फेलियर और एक होता है कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक फेलियर और कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। कार्डियक फेलियर, फेलियर बोले तो 10वीं पास किया तुमने, 12वीं पास करने का क्राइटेरिया बताओ मुझे। 35% मार्क होना चाहिए, जहां तक मेरे को याद है यही है ना, 35% मार्क होने चाहिए, ठीक है। अगर आप 35 तक भी नहीं पहुंचे तो आप क्या हुए, मतलब यह है कि एक लिमिट थी, इतना एक्सपेक्टेड था, पर आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाए। इसी का मतलब यह है कि हार्ट से भी एक एक्सपेक्टेड है कि इतना ब्लड उसने सप्लाई करना चाहिए, 75 टाइम्स अ मिनट बीट करना चाहिए। अगर वो ना कर पाए मतलब वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, समझे मेरी बात। तो कार्डियक फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट की एक्टिविटी कम हो जाना, हार्ट बीट कम हो जाना, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। अब ये एक रीजन है उसके साथ में, है ना। कई बार ये भी होता है कि हार्ट में एबनॉर्मेलिटी आती है, ठीक है, हार्ट की मसल्स वीक होती है, वो एक अलग रीजन है। ऐसे बहुत सारे रीजन है उसके अंदर में, मैं तुमको पूरा वो नहीं पढ़ा सकता, मेरी भी लिमिटेशन है, ठीक है ना। जो तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड है वो सारी चीजें मैं तुमको बताते चलता हूँ, ठीक। तो ये बातें क्लियर है कि आपको, है ना। तो हार्ट की एक्टिविटी कम हो जाए वो कार्डियक फेलियर, और हार्ट काम करना बंद कर दे, स्टॉप हो जाए, वो है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ठीक है। और उसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, मायोकार्डियल, मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन, INFRACTION, इन्फ्रक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन, ठीक है। ये है एक्चुअल में क्या, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। लेकिन अरेस्ट से पहले यूजुअली क्या होता है, फेलियर होता है, समझे। यहां तक कोई कंफ्यूजन, पक्का। एथेरोस्क्लेरोसिस समझा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस समझा, हाँ या ना, ठीक है। फिर इसके बाद में और भी फैक्टर्स है फिर, ठीक है। अब और भी फैक्टर्स इसलिए है क्योंकि देखिए, मैं यहां से निकलता 3 बजे से पहले तो मैं 4 बजे पहुंच जाता, 4 बजे मैं बैच ले पाता, ठीक है। पर जहां तक मेरे को लगता है कि टाइम काफी ज्यादा हो गया है, मैं निकलूंगा भी तो 4 बजे तक पहुंचूंगा नहीं, बैच मेरी वहां पे होती नहीं, है ना। तो फिर मैं तुम कुछ पढ़ा लेता। चलो ठीक है। हाँ, ये इतना पॉइंट खत्म करेंगे, उसके बाद में फिर अपन देखेंगे, सोचेंगे फिर उसके बाद में अपन क्या करना है, ठीक। यहां तक समझे क्या? अरे यार इतना सीरियस टॉपिक चल रहा, अंकल को एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, 2 बार जाके आ गए, वो एक बार तो हेमरेज हो गया था, तुम कैसे लोग है तुम, बिल्कुल सही में, ठीक। दूसरी चीज समझिए, ये देखिए बड़ी काम की चीज है, आपका ब्लड प्रेशर, आपका मतलब किसी का भी, है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक और रीजन होता है ब्लड की वॉल्यूम बढ़ना, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ना, ठीक है। देखिए एवरेज कंडीशन में हमारी बॉडी में 5 लीटर, एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है ना, इतनी सी है तो थोड़ा कम भी होगा, है ना, और इतनी बड़ी है तो फिर थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, बट मैं बात कर रहा हूं क्या, एवरेज, बराबर है ना, क्या, एवरेज, एवरेज समझता है आपको, बराबर। एवरेज निकाला जाए तो भाई साहब 5-5.5 लीटर के आसपास में ब्लड निकलता है, बराबर, कितना, 5-5.5 लीटर ब्लड, ठीक। ब्लड शायद हमने पढ़ा है अभी थोड़े दिनों पहले, ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में पानी होता है, याद है ना। इसका मतलब ब्लड का एक मेजर पार्ट क्या है, पानी। तो अगर आपकी बॉडी में पानी का लेवल बढ़े तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर, समझे बात। अगर आपके ब्लड में पानी का वॉल्यूम बढ़े तो ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा,
समझे क्या बात? तो ये कैसा होता है, ध्यान से समझिए। H2O का लेवल इन ब्लड is directly proportional to blood का वॉल्यूम is directly proportional to blood का प्रेशर। अरे समझे क्या? मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो वांदा होगा, है ना? ये अच्छी चीज नहीं है इसका बढ़ना। समझे क्या बात? तो फिर इसके उल्टा भी तो हो सकता है कि सर अगर ये घटेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। आ रही बात समझ में? यहां तक क्लियर है क्या? अब सवाल यह है कि सर ये कैसे घटेगा और बढ़ेगा, है ना? वॉल्यूम ऑफ ब्लड या वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ब्लड कैसे घटता या बढ़ता है? ठीक है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा किसके पास में? आपके किडनीज के पास में। किसके पास में? हाँ, यही वो चीज है जिसको बेच के लोग आईफोन खरीदते हैं। तो ध्यान से समझिए, किसके पास नहीं, मैंने नहीं बेचा था, मतलब मैंने बेचा था पर अपनी नहीं बेचा था। ध्यान देखो यार, इधर सुनो, किडनीज के पास में चलते हैं। किडनीज का काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का, प्यूरिफाई करने का। ठीक है, तो होता यह है कि ब्लड बड़ी स्पीड से जाता है किडनीज के अंदर में, नेफ्रॉन होते हैं किडनी के सेल को बोलते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन में क्या होता है, ऐसे छलनी लगी होती है मान लीजिए, तो ब्लड में से सेल जो जाड़े पार्ट है, जैसे आरबीसीज हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, कुछ डब्ल्यूबीसीज हो गए और बड़े बड़े प्रोटीन्स हो गए, इनको छोड़ के बाकी हर चीज छन के दूसरी साइड चली जाती है। समझ रहे हो? नेफ्रॉन में आ जाती है, ब्लड वेसल से निकल के कहां जाती है? नेफ्रॉन में आ जाती है। अब इसमें पानी भी आ गया, बाकी वेस्ट मटेरियल के साथ साथ आपका पानी भी आ गया। ठीक है, तो पानी ब्लड से निकल के नेफ्रॉन में आ गया। बात समझिए, पानी ब्लड से निकल के कहां आया? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन से अगर वो और आगे बढ़ेगा तो फिर वो बन जाएगा क्या? यूरिन। क्या बन जाएगा? यूरिन। ठीक है, बट उसको यूरिन ना बोलते हुए हम रीनल फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल फिल्ट्रेट। रीनल किडनी फिल्ट्रेट, जो फिल्टर होके निकले। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रीनल फिल्ट्रेट। अभी तक उसको यूरिन क्यों नहीं बोला? क्योंकि अभी भी उसमें से काम काम की चीजें निकालना स्टार्ट है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर यूरिन का वॉल्यूम बढ़ा तो देखो, यूरिन का वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H2O इन क्या? ब्लड। अगर ब्लड से ज्यादा पानी चला गया तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी ब्लड में वाटर कम हुआ तो यूरिन का वाटर यानी यूरिन का लेवल बढ़ेगा, और यूरिन का लेवल कम हुआ मतलब ब्लड में वाटर का लेवल, क्योंकि जो पानी यूरिन में जा चुका था बॉडी उसको दोबारा एब्जॉर्ब करके वापस कहां लाई है? ब्लड में। तो फिर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर तुमको ये बात समझ में आ गई तो तुमको दो बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम समझ में आ जाएंगे, ये बात समझो। ठीक है, क्योंकि आगे चल के तुम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ोगे, वहां एक हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसी में तुम आगे रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम पढ़ोगे। और नाम से मत डरो, ठीक है, रास सिस्टम बोलते हैं उसको, रास। अभी ठीक है, रास सिस्टम बोलते हैं ना। तो ये दोनों सिस्टम इसी टेक्निक पे काम करते हैं। तो आपको ये टेक्निक याद रखनी है। ये देखिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ा छोटा सा पॉइंट है लेकिन बड़ा क्रिटिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ब्लड जब फिल्टर होकर किडनी में, नेफ्रॉन में जाएगा, ठीक है, तो मैंने बोला कि ब्लड की कंपोनेंट फिल्टर होके चली जाएगी, उसमें पानी भी जाएगा। ठीक, बट कई बार बॉडी को पानी की जरूरत है ना, और दूसरी चीजें भी होती है, जैसे ग्लूकोज जाएगा तो ग्लूकोज भी रीअब्सॉर्ब होगा, पानी जाएगा तो पानी भी रीअब्सॉर्ब होगा, है ना, सोडियम पोटेशियम जाएंगे तो वो भी रीअब्सॉर्ब होंगे। डिपेंड करता है कि बॉडी को उस समय किन किन चीजों की जरूरत है, क्योंकि ये जो कुछ चीजें गई है ना वो गलती से गई है। ठीक है, ब्लड बहुत स्पीड से आया था, छलनी से टकराया, तो जो चीजें अंदर से जा सकती थी वो सब चली गई, तो काम की चीजें भी उसमें चली गई, तो जो काम की चीजें उसको वापस लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर ऐसा होता है कि ब्लड को यूरिन में से ज्यादा यूरिन में से वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया, यूरिन से वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया, समझ रहे हो क्या किया? यूरिन से वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है। हमने क्या किया, यहां रीएब्जॉर्प्शन वाला वर्ड यूज करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम
फ्रॉम यूरिन, यूरिन नेफ्रॉन, पर ऐसा ना बोलते हो, मैं उसको सिंपली क्या बोलता हूं, किडनी, एक ब्रॉड सेंस में, ठीक है। तो अगर किडनी से रीअब्जॉर्प्शन का वाटर बढ़ेगा, ठीक है, तो फिर वाटर का लेवल ब्लड में क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये एक बड़ी बेसिक सी चीज याद रखिए कि अगर किडनी से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़ा तो ब्लड में वाटर, और अगर किडनी से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम हुआ, यानी पानी रीअब्जॉर्ब हुआ नहीं, और पानी रीअब्जॉर्ब हुआ नहीं मतलब वो यूरिन में चला गया, मतलब यूरिन की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, समझे? तो यूरिन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो ब्लड में पानी का लेवल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब इसकी एक घटिया एग्जांपल देता हूं मैं तुमको। सर्दी के दिनों में हमको बार बार जाना होता है वॉशरूम, है ना। गर्मी के दिनों में हम उतना नहीं जाते, उल्टा पानी का कंजम्पशन ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि गर्मी के दिनों में पसीना वसीना निकलता रहता है, तो जो एक्सेस ऑफ पानी हम पीते हैं वो पसीने वगैरह के थ्रू निकल जाता है, और जितना पानी बॉडी में बचा है उसको तो खुद, उसकी तो बॉडी को खुद को जरूरत है, ठीक है। बट सर्दियों में क्या होता है, पसीना वसीना जाना बंद हो जाता है, समझे? तो पानी जो पहले बॉडी से निकलता था वो निकल रहा क्या, नहीं। अब ऊपर से तुमने एक बोतल पानी पी लिया, 1 लीटर, समझे? तो पानी जा नहीं रहा पहली बार। अब जो पानी पी रहे हो तुम वो स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां से एब्जॉर्ब होके कहाँ आएगा, ब्लड में। तो तुम्हारे ब्लड में 1 लीटर पानी आ गया, बात समझो, तुम्हारे ब्लड में 1 लीटर पानी आ गया। भैया तुम्हारे ब्लड की वॉल्यूम कितनी थी, 5 लीटर, अब उसमें 1 लीटर पानी और आ गया तो ब्लड कितना हो गया, 6 लीटर ब्लड अगर बॉडी में घूमेगा तो वेसल्स पे प्रेशर नहीं आएगा क्या, आएगा ना। तो फिर पानी को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पानी को कम कैसा करेंगे, तो जब ये ब्लड प्रेशर के साथ में किडनी में जाएगा तो फिल्टर हो जाएगा, तो वो जो एक्सेस ऑफ पानी है वो ब्लड से निकल के जाएगा कहाँ, नेफ्रॉन में, ठीक है। और अब की बार किडनी उसको जाने देगी, उसको रीअब्जॉर्ब नहीं करेगी, क्योंकि वो पानी कैसा है, एक्सेस है, समझे? और इसीलिए यूरिन की वॉल्यूम, यूरिन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समझे क्या, हाँ या ना? ठीक, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में फ्लूइड लेवल कितना है, उस हिसाब से यूरिन में पानी रिलीज होता है, समझे? गर्मी के दिनों में अक्सर यूरिन यूरिन की क्वांटिटी कम होती है, क्योंकि बॉडी पानी को ज्यादा रीअब्जॉर्ब करती है, आपके बॉडी को पानी की जरूरत ज्यादा है, इतना समझे क्या, हाँ या ना? तो ये सीक्वेंस आपको समझा क्या, बॉडी का ये वॉल्यूम ऑफ ब्लड वाला पॉइंट आपको समझा क्या, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिपेंड करता है किडनी के फंक्शन पे। अगर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी अगर कम हुआ तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, और ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड का प्रेशर कम होगा। इसीलिए वो लोग जिनको हाइपरटेंशन होता है, हाई बीपी, ठीक है, उनको बीपी कम करने के लिए अलग अलग तरह की दवाई देते हैं। उसमें से एक दवा होती है जिसको डायूरेटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायूरेटिक। डायूरेटिक आया है डायूरेसिस से, और डायूरेसिस मतलब यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ा देना, समझे? तो डायूरेटिक ऐसी दवाइयां हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन को क्या करेगी, और यूरिन के फॉर्मेशन बढ़ेगा तो लॉस ऑफ वाटर बढ़ेगा, लॉस ऑफ वाटर बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड का प्रेशर, समझे बात, हाँ या ना? ठीक है, तो ब्लड का वॉल्यूम एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो ये याद रखिए कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर, और ब्लड का वॉल्यूम घटेगा तो ब्लड का प्रेशर भी। इतना क्लियर है क्या? हाँ, ये एक लास्ट पॉइंट देख लो फिर, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है, क्या चीज, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। अब एक बड़ी सिंपल सी बात लेते हैं, आप पानी की बोतल लीजिए और उसको फर्श पे डाल दीजिए, पानी फैल जाएगा, ठीक है। अब यही ग्लिसरीन लीजिए और उसको डालिए फर्श के ऊपर में, वो उतना फैलेगा क्या, क्योंकि ग्लिसरीन विस्कस है, उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा, समझ में आ रही बात? तो अगर ब्लड की विस्कोसिटी, उसके थिकनेस, उसका गाढ़ापन बढ़ेगा तो ब्लड वेसल्स में से फ्लो जब होता रहेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, समझे? और अगर ब्लड की विस्कोसिटी कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा, और इसी वजह से ये समझे क्या? तो फिर मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता क्या, ये बात क्लियर है ना, है ना? तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि ब्लड का विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड का प्रेशर, जितना ये बढ़ेगा उतना प्रेशर भी बढ़ेगा,
ठीक है। और फिर एक और एग्जांपल देता हूँ कि वो लोग जिनको हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर, उनको एक दवा देते हैं एंटी प्लेटलेट, एस्पिरिन करके एक गोली होती है, अक्सर वही देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, आपके ब्लड में वो जो प्लेटलेट्स है, ठीक है, प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को, उनके जुड़ने को क्या करती है, रोक देती है। और जब प्लेटलेट्स जुड़ नहीं पाएंगे, प्लेटलेट्स के एग्रीगेट्स, उनके बंच नहीं बन पाएंगे, तो ब्लड जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। लेमैन लैंग्वेज में उसको बोलते हैं खून पतला होना, खून गाढ़ा होना और खून पतला होना। समझ में आ रही बात है ना। तो वो आम भाषा में वो डॉक्टर बोलता है कि खून पतला होने की दवा, समझे। वो डॉक्टर या फिर वो मेडिकल स्टोर में जब आप जाते हैं और बोलते हैं कि भैया ये काय की है, तो मेडिकल स्टोर वाला भेड़िया कोई टेंशन लेता नहीं, वो बोलेगा काम मैं एस्पिरिन समझाऊं, प्लेटलेट एग्रीगेशन समझाऊं, है ना। तो भाई साहब ये देखो, ये खून पतला होने की दवा है, ज्यादा ले लेंगे तो बहुत पतला हो जाएगा। हाँ, और ये होता है, ठीक है। आपने अभी थोड़े दिन पहले जब हम ब्लड पढ़ रहे थे, याद है, तो हमने बोला था वो प्लेटलेट्स की एक क्वांटिटी पढ़ी थी आपने, वो कुछ तो भी 1 से लेके 2 लाख 3 लाख पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था ना। उससे कम हो जाएगा तो आपका ब्लड बहुत थिन हो जाएगा, और अगर बहुत थिन हो जाएगा तो इट विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, इंटरनल ब्लीडिंग, बताया था, समझे। तो ब्लड का बहुत पतला होना भी डेंजरस है, और ब्लड का बहुत गाढ़ा हो जाना भी प्रॉब्लमेटिक है, वो आपके ब्लड प्रेशर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, समझे। फिर कल 2 चीजें और आएगी, एक आएगा कार्डियक आउटपुट और एक आएगा स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। वो चीजें हम कल देखेंगे, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, वेनस रिटर्न। वैसे आज नहीं देखते, जाने दो, आज नहीं देखते, ठीक है, कल देख लेंगे, ठीक। और फिर ये होने के बाद में एक एक मेजर टॉपिक रह जाता है, फिर वो आपके ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर वगैरह देख लेंगे। और फिर एक बड़ी कमाल की चीज है, वो है ईसीजी, है ना। बोला था तुमको, वो पेशेंट एकदम उसमें रहता है आईसीयू में, वो टीवी के ऊपर में चलते रहता है, टिक 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 टी, ऐसा। और वो जैसी ऐसे ठी हो गया, मतलब अंकल गया नहीं, इज्जत से बोलो गए,